नमस्कार। डायलॉगस के सामाजिक विमर्श कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं प्रीता हरित। सर्दी का मौसम आ गया है। अब दिन छोटे और रातें लंबी होने लग जाएंगी। तापमान गिर जाएगा और मौसम बदल जाएगा। हम सब लोग तो ठंड से बचने के लिए अपने अपने गर्म कपड़े पहन लेंगे, पर जानवर क्या करेंगे? जानवरों को, खासकर जंगल में रहने वाले जानवरों को तो ठंड के मौसम में अपने आप को जिंदा रखने के लिए बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे छोटे छोटे जानवरों को तो ठंड के मौसम में खाने के लिए कीड़े मकोड़े, पौधे या कोई भोजन मिलना भी मुश्किल हो जाता है। एक तरफ तो खाना मिलना मुश्किल होता है और दूसरी ओर उन्हें अपना शरीर गर्म रखने की समस्या का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि जब ठंड बढ़ती है तो शरीर को गर्म रखने के लिए उन्हें ऊर्जा भी ज़्यादा खर्च करनी पड़ती है। इसलिए कुदरत उन्हें ठंड के मौसम में अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए कुछ अलग ही तरीके से तैयार करती है। जब उन्हें खाना नहीं मिलता और उनके शरीर का तापमान खाने की कमी और ठंड के मौसम के कारण कम होने लगता है, तो ये जानवर अपना मेटाबॉलिज्म बहुत कम कर लेते हैं। इनके दिल की धड़कन धीमी हो जाती है और सांस भी कम हो जाती है और शरीर का तापमान गिर जाता है और ज़्यादातर जानवर बहुत गहरी नींद यानी कि हाइबरनेशन में चले जाते हैं। ऐसे जानवर पहले अपने शरीर में ऊर्जा यानी वसा जमा कर लेते हैं या ऊर्जा का स्रोत भोजन भंडारण कर लेते हैं। फिर जब सर्दी शुरू होती है तो वे एक सुरक्षित स्थान, गुफा में या गड्ढों में, पत्तों या धरती के नीचे भूमि की परतों के तहखानों में चले जाते हैं। वहाँ अपने शरीर को धीरे धीरे स्लो मोड में ढाल लेते हैं, जिससे उनके शरीर कम एनर्जी खर्च करके भी जिंदा बने रहते हैं। और जब मौसम सुधरता है, तापमान बढ़ता है, तब वे फिर से अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाते हैं। कुछ जानवर जैसे आर्कटिक ग्राउंड स्क्विरल यानी गिलहरी, इसका शरीर का तापमान लगभग -3 डिग्री तक गिर जाता है और दिल मात्र 1 धड़कन प्रति मिनट की रफ्तार से धड़कता है। इसी प्रकार एक यूरोपियन एडिबल डोरमाउस होता है। यह एक किस्म का चूहा है जो 11 महीनों तक हाइबरनेट कर सकता है। और भालू तो एक ऐसा जानवर है जो अपने शरीर में वसा जमा कर लेता है, सुरक्षित गुफाओं के अंदर चला जाता है और लंबे समय तक निष्क्रिय पड़ा रहता है। कुछ जानवर तो बहुत ही अद्भुत रणनीति अपनाते हैं। वे जम जाते हैं और फिर मौसम ठीक हो जाने पर फिर से जी उठते हैं। उदाहरण के तौर पर नॉर्थ अमेरिका के विशाल और सघन वनों में एक वुड फ्रॉग होता है, जिसके शरीर का 70% तक पानी जम सकता है। दिल धड़कना बंद कर देता है, सांस बंद हो जाती है और इसके रक्त और कोशिकाओं में ग्लूकोज बढ़ जाता है, जो खून को क्रिस्टलाइज होने से, जमने से रोकता है, जिससे वापस जीवित होते समय इसकी कोशिकाओं को नुकसान नहीं पहुंचता। ऐसे ही एक पेंटेड टर्टल होता है, समुद्री कछुआ। यह ठंडे पानी की तलहटी में खुद को दबा लेता है। ऑक्सीजन बहुत कम मिलती है, लेकिन फिर भी जीवित रहता है। पर आपको बता दूं कि हर जानवर हाइबरनेट नहीं करता है। सिर्फ कुछ विशेष किस्म के जानवर जो बहुत ठंडे माहौल में विकसित हुए हैं, वे ही ऐसा कर सकते हैं। हाइबरनेशन और जम जाने के अलावा भी और भी अलग अलग तरीकों से जानवर मौसम की मार से अपने को बचाने का काम करते हैं। जैसे कुछ पक्षी या जानवर ठंडे क्षेत्र छोड़कर गर्म मौसम वाले देशों में चले जाते हैं, यानी माइग्रेट कर जाते हैं। भयंकर सर्दी के मौसम में हजारों मील का सफ़र ये अपने मजबूत पंखों पर उड़कर तय करते हैं, इसलिए ताकि गर्म जलवायु वाले प्रदेशों के जंगलों में सुख से समय गुजार सके। बहुत से जानवर तो सर्दी से बचने के लिए अपने शरीर का फर यानी बाल मोटे कर लेते हैं। कुछ रंग बदल लेते हैं ताकि बर्फ में छुपना आसान हो जाए। कुछ जानवर समूह में रहकर सर्दी काट देते हैं, जैसे कि हजारों की तादाद में पेंगुइन समूह बनाकर ठंड से अपना बचाव करते हैं। कुछ चूहे, गिलहरी आदि गर्मियों में भोजन जमा कर लेते हैं और फिर ठंड में उसे खाते हैं। सर्दी के मौसम में अपने आप को मरने से बचाने के लिए
या यूं कहिए जिंदा रखने के लिए ये जानवर क्या क्या नहीं करते, कैसे कैसे जीते हैं। ये हाइबरनेट करना, बर्फ की तरह जम जाना, हजारों मील की उड़ान अपने डैनों पर उड़कर तय करना, अपना रंग बदल लेना, धरती के भीतर अपने बिलों में पूरे सीजन का खाना जमा करके रख लेना, ये कोई आसान बात नहीं है। ये बहुत गहरी और गंभीर जीवन रक्षण रणनीति है जो प्रकृति इन्हें सिखाती है। हमारे देश में भी ऐसे अनेक जानवर हैं जो खासकर उत्तर भारत के हिमालय क्षेत्र की सर्दी से बचाव के लिए अपने आप को ढाल लेते हैं। यहाँ का तापमान भी -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, इसलिए यहाँ के जीवों में भी खास अनुकूलन अडेप्टेशंस देखे जा सकते हैं, जैसे कि हिमालयी भालू, हिमालयन ब्राउन बेयर जिसे कहते हैं, सर्दियों में शीत निद्रा में चला जाता है, हाइबरनेशन में, और अपने बिल में महीनों तक बिना भोजन के रह सकता है। इसी तरह हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड जो होता है वो हाइबरनेट तो नहीं करता, लेकिन मोटे फर और पथरीले इलाकों में छिपकर ठंड झेलता है। अक्सर यह सर्दियों में ऊंचाई से नीचे की घाटियों की ओर चला जाता है। इसी तरह कस्तूरी मृग जिसे हम मस्क डियर भी कहते हैं, वो भी बर्फ में खुद को बचाने के लिए घने फर विकसित कर लेता है और बचने के लिए कम ऊंचाई के क्षेत्रों में चला जाता है। उत्तर भारत के उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर फुटहिल्स के मध्यम ठंड वाले इलाकों में छोटे छोटे जीव ठंड से बचने के लिए विशेष रणनीतियां अपनाते हैं। जैसे पहाड़ी गिलहरी अपने बिल में भोजन जमा करके रखती है और ठंडे समय में टार्पोर यानी कम समय की शीत निद्रा में चली जाती है। उल्लू, कटफोड़वा यानी वुडपेकर और कई प्रवासी पक्षी जैसे साइबेरियन क्रेन, बार हेडेड गूज, बत्तख आदि सर्दियों में भारत आ जाते हैं, क्योंकि उनके लिए यहाँ अपेक्षाकृत कम ठंड होती है। सर्दियों में सांप, छिपकली आदि रेप्टाइल्स ब्रूमेशन अवस्था में चले जाते हैं। ब्रूमेशन अवस्था एक हाइबरनेशन जैसी स्थिति ही होती है। ये जीव बिलों में पत्थरों के नीचे या मिट्टी के अंदर छिपकर रहते हैं। मध्य भारत के क्षेत्रों में तापमान मॉडरेट रहता है, यानी कि इतना नीचे नहीं जाता, लेकिन फिर भी कई प्रजातियां ऊर्जा बचाने के तरीके अपनाती हैं। जैसे मेढक और टोड ठंड में कीचड़ के या पत्तों के नीचे चले जाते हैं और कई बार शरीर का तापमान गिराकर निष्क्रिय अवस्था में पूरी सर्दी निकाल देते हैं। नॉर्थ अमेरिका के वुड फ्रॉग जैसी विशेष प्रजातियां तो पूरी तरह बर्फ की तरह जम जाती हैं, पर भारतीय मेढक भी कम नहीं होते। ये ठंडे हालात में अपना मेटाबॉलिज्म बहुत धीमा कर लेते हैं। चमगादड़ वगैरह गुफाओं या पेड़ों के खोखल में हाइबरनेट करते हैं। ऐसा करते समय उनकी सांस और दिल की धड़कन बहुत धीमी रहती है। हर साल सर्दी के मौसम में विदेशी प्रवासी हजारों मील का लंबा सफर तय करके हमारे देश में आते हैं, जिन्हें हम माइग्रेटरी विजिटर्स भी कहते हैं। पूरा सीजन यहाँ की आरामदायक जलवायु में गुजारते हैं, जैसे साइबेरियन क्रेन, फ्लेमिंगो, बार हेडेड गूज, नॉर्दर्न पिंटल आदि। ये सब भारत की गर्म झीलों में सर्दियां बिताने आते हैं। ये अपने मूल ठिकानों साइबेरिया, रूस, यूरोप की कठोर ठंड से बचने के लिए भारत में प्रवास करते हैं। वैसे छोटे छोटे कीट पतंगे और कीड़े मकोड़े, मधुमक्खियां आदि अपने छत्तों में समूह बनाकर तापमान बनाकर रखते हैं। कुछ तितलियां, पतंगे अंडों के रूप में सर्दी काट देते हैं। कुछ कीड़ों के शरीर में ग्लिसरॉल या अन्य एंटी फ्रीज कंपाउंड्स बन जाते हैं। भारत की जैव विविधता इतनी विशाल है कि हर क्षेत्र में जीवन का तरीका अलग है। तो आज हमने जाना कि किस क्षेत्र में जानवर सर्दी से बचने के लिए सो जाते हैं, कहीं भोजन जमा करते हैं और कहीं दूर देशों की यात्रा पर निकल जाते हैं। तो यह सब तो प्रकृति में जीवन की निरंतरता और अनुकूलन और जीवन के अद्भुत चमत्कार माने जाने चाहिए। अब सर्दी, गर्मी, भूख, डर या सूखे में खुद को बचाने, सुरक्षित रखने की, जंगली जानवरों की जीवित रहने की अद्भुत कला के बारे में जानकर हम मनुष्य लोग क्या सोचते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि इन सभी प्राणियों का जीवन प्रकृति में संतुलन और तालमेल का अद्भुत संगम है, जो हमें भी आना चाहिए, और अगर नहीं आता तो सीखना चाहिए। हम भले ही अपने बुद्धि पराक्रम से यह मानते हों कि हमने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है, पर असल में हमारी स्थिति भी इस सृष्टि में विद्यमान अन्य प्राणियों के जैसी ही है।
बल्कि मुझे तो लगता है कि हम लोगों के पास सृष्टि में पाए जाने वाले अन्य जीवों के मुकाबले कम शक्ति है। मौसम के उतार चढ़ाव, भयंकर ठंड, सूखा, आग, भूकंप आदि प्राकृतिक स्थितियों को हम लोग आपदा कहते हैं। उनसे बचने के लिए हम आधुनिक तकनीक से लैस अपने और प्रकृति के बीच जो हमेशा रहना चाहिए, उस कोऑर्डिनेशन को, प्रकृति के साथ हमारे तालमेल और संतुलन को खत्म करते जाते हैं। तो देखा जाए तो शक्तिशाली कौन हुआ, हम मनुष्य या वो जंगली जीव? हम तो इतने असुरक्षित और कमज़ोर हैं कि अपने को बचाने के लिए प्रकृति से अपना तालमेल खराब करते हैं, जबकि होना यह चाहिए था कि हम भी उन जीवों की तरह अपनी प्राकृतिक ताकत को समझकर जीवन जीते। तो न तो प्राकृतिक स्थितियां हमें आपदा जैसी लगती और ना ही अपने आप को बचाने के लिए हमें प्रकृति को उजाड़ना पड़ता। तो क्या करना चाहिए था हमें? हर परिस्थिति में अनुकूलन यानी अडेप्टेबिलिटी। जी, जैसे मेढक, भालू या सांप अपने शरीर को मौसम के अनुसार ढाल लेते हैं, वैसे ही मानव को जीवन में हर परिस्थिति में खुद को बदलना सीखना जरूरी है। जब हालात आपके बस में न हो तो परिस्थितियों से लड़ने के बजाय उनके अनुरूप ढलना ही बुद्धिमानी है। थोड़ा रुक कर, अपनी ऊर्जा बचाकर हम ज्यादा अच्छी तरह से अपने काम को कर सकते हैं। प्रकृति में कोई भी जानवर अपनी ऊर्जा बेकार में खर्च नहीं करता। जब सर्दी आती है तो ये हाइबरनेशन में चले जाते हैं, अपनी ऊर्जा बचाते हैं। सिर्फ उतनी ही ऊर्जा खर्च करते हैं जितनी की ज़रूरी है। हमें भी उनसे सीखना चाहिए कि कैसे हम अपने मानसिक और भावनात्मक संसाधनों की ऊर्जा बचाएं। फालतू विवाद और बहस में न पड़कर जीवन जीने के नियम अनुशासन में रहकर अपनी शक्ति का संचय करें और उसे सकारात्मक कार्यों में लगाएं। प्रकृति में रहने वाले दूसरे सभी जीव जंतुओं की तरह हम मनुष्य भी जीव जंतु ही हैं, प्रकृति का हिस्सा हैं, उससे अलग नहीं हैं। हमें ये बात स्वीकार करनी होगी। और जब भी हम प्रकृति से अलग होकर बनावटी जीवन में उलझते हैं तो तनाव, बीमारी और असंतुलन बढ़ जाते हैं। आधुनिक जीवन शैली हमें लगातार दौड़ने पर मजबूर करती है और दौड़ते दौड़ते हम भूल जाते हैं कि कब रुकना है, कब चलना है और कब बस रहना है। उन जीवों की तरह जो प्रकृति में मौसम की विषमता को अपनी निष्क्रिय अवस्था में रहकर झेल लेते हैं और जिंदा रहते हैं। ये जानवर हमें प्रकृति में जीवन का संतुलन सिखाते हैं। प्रकृति में हर जीव हमें कुछ सिखाता है, पाठ पढ़ाता है कि जीवन जीने के लिए अनुकूलन यानी अडेप्टेशन कैसे करें। जीवन में धैर्य रखना आना चाहिए, आशा बनाए रखना आना चाहिए। जिस तरह प्रकृति में जीव जंतु हर मौसम में अपने जीवन जीने के तरीके बदलकर प्रकृति से सामंजस्य बनाकर अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, हमें भी उनसे सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? प्रकृति से सामंजस्य बनाना, संतुलन बनाना और खुश रहना। समय के अनुसार मौसम या प्रकृति में जैसे बदलाव होते हैं, वैसे ही जीवन में हो रहे बदलावों को समझकर अपनाएं और जीवन में जो भी हमारे लिए बदलना ज़रूरी हो, छोड़ना ज़रूरी हो, पुरानी मान्यताएं, पुरानी बातें, हमारे डर या हमारी सीमित सोच, उसे बिल्कुल छोड़ दें। ठीक वैसे ही जैसे सांप अपनी कैंचुली बदलता है, पेड़ अपने पुराने पत्ते बदलते हैं और बिल्कुल नए और युवा पत्ते पा लेते हैं, ठीक वैसे ही हम जब अपने पुराने को त्यागते हैं तो मुक्त होकर आगे बढ़ते हैं। बुद्धिमानी इसी में है जो हवाओं का रुख समझकर अपनी दिशा बदल लें। ठीक वैसे ही जैसे ठंडे प्रदेशों से गर्म जगहों की तलाश में उड़ते हुए प्रवासी पक्षी जब सर्द हवाएं चलती हैं तो वो आकाश नहीं छोड़ते, बस हवाओं का रुख समझकर अपनी दिशा बदल लेते हैं, उड़ना जारी रखते हैं और पहुंच जाते हैं उन जगहों पर जहां वे अपनी ठंड दूर कर सकें और जीवन का आनंद ले सकें। कौन सिखाता है उन प्रवासी पक्षियों को इतना बुद्धि और विवेक? प्रकृति सिखाती है। तो हम क्यों नहीं सीख सकते? हम क्यों नहीं सीख सकते हवाओं का रुख पहचान कर उड़ना, अपनी जीवन पद्धति को लचीला बनाना? मधुमक्खियां
सर्दी में एक दूसरे से सटकर छत्ते के भीतर गर्मी बनाए रखती हैं। यदि वे एक दूसरे से जुड़कर न रहें तो सर्दी में जमकर सूख कर मर जाएं। उनकी एकता ही सचमुच में शाब्दिक रूप में उनके लिए जीवन है, जीवन की ऊष्मा है। ये छोटी छोटी मक्खियां साथ मिलकर खून जमाने वाली ठंड को मात दे देती हैं। तो क्या हम एक दूसरे को साथ देकर जीवन की कठिनाइयों को मात नहीं दे सकते? जिस तरह प्रकृति में मौसम बदलते हैं, उसी तरह मनुष्य जीवन में भी परिवर्तन होते रहते हैं। जीवन में कोई भी स्थिति, चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों न हो और भले ही कितनी भी अच्छी हो, कभी हमेशा नहीं रहती। ठीक वैसे ही जैसे कोई सर्दी हमेशा नहीं रहती, जैसे सर्दी के बाद वसंत आता है, जीवन में भी बदलाव आता है। और जीवन में अनुशासन, धैर्य और संतुलन हमें बदलाव के प्रति सकारात्मक बनाते हैं। जानवरों के पास तो जीवित रहने की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। वे मौसम, भूख, डर और मृत्यु से निपटने के लिए अपने शरीर में, चाहे वो छोटा सा ही क्यों ना हो, पूरी तरह से तैयार रहते हैं, क्योंकि वे प्रकृति में सामंजस्य से जीते हैं। और हम मनुष्य, हमारे पास तो एक ऐसी क्षमता है जो हमें इन सब जीवों से अलग भी बनाती है, और वो है सिर्फ जीवन जीना नहीं, बल्कि जीवन का अर्थ खोजना। हमारी चेतना यानी कॉन्शियसनेस हमें प्रकृति के प्रति जागरूक बनाती है। यह आत्म जागरूकता, यह वही शक्ति है जो हमें बाकी प्राणियों से ऊपर उठाती है। ये चेतना हमें सहने की क्षमता सिखाती है। जानवर वर्तमान में जीते हैं, वे वही देख पाते हैं जो सामने है। मनुष्य भविष्य की कल्पना कर सकता है, संभावना देख सकता है। यही कारण है कि मनुष्य क्रिएटिव होता है। वह रचना करता है, कला, विज्ञान, संस्कृति और आदर्श और समाज का निर्माण करता है। वह असंभव को संभव बनाता है। जानवर अपनी प्राकृतिक प्रवृत्तियों के अधीन है, पर मनुष्य अपनी चेतना के कारण अपनी प्रवृत्तियों को देख सकता है, रोक सकता है, बदल सकता है। हमारी यह योग्यता हमें केवल जिंदा बचने की नहीं, बल्कि बदलने की क्षमता देती है। मौसम, भूख, डर और मृत्यु, इन सब से मनुष्य को भी डर लगता है, लेकिन डरने की बजाय मनुष्य उन्हें समझना और संतुलित करना सीख सकता है। यही आत्मनियंत्रण योग और ध्यान के मूल में है, जिसके माध्यम से शरीर और मन प्रकृति में अवचेतन को समझने लायक हो सकता है। यही मानवीय शक्ति इस सृष्टि में हमें अन्य जीवों से अलग बनाती है। मनुष्य सिर्फ अस्तित्व बचाने के लिए नहीं जीता, बल्कि उससे भी परे जाकर सृष्टि को गूढ़ अर्थ को समझने की ताकत रखता है। वह दूसरे के दुख को महसूस कर सकता है। यह दुख और करुणा ही है जो मनुष्य को केवल जीव नहीं, बल्कि मानव बनाती है। जानवर बाहरी परिस्थितियों से सामंजस्य करते हैं, क्योंकि वे प्रकृति से एकाकार होते हैं। मनुष्य अपनी विशेषताओं के कारण अपने विचार, दृष्टिकोण और पहचान बनाता है। ऐसे में यदि जीव जंतुओं से सीख लेकर अपनी क्षमता का विस्तार कर ले, तो न सिर्फ श्रेष्ठ जीवन जी सकता है, बल्कि श्रेष्ठ प्रकृति का निर्माण कर सकता है। आपकी प्रतिक्रिया और कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। हमसे जुड़ने और सामाजिक मुद्दों पर और एपिसोड देखने के लिए आप अभी डायलॉगस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए। नमस्कार।